Hi students. So till now we have discussed about the uh, natural selection and their examples and their types. There are different types of natural selection. The theories of evolution we have discussed. Now we'll start with a new topic in this course, that is population genetics and or what we can call in other way, that is a Hardy-Weinberg law or principle. तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने पढ़ लिया है लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने पढ़ा है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, देन एग्जांपल्स हमने पढ़ा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस, क्या है वो पढ़ा है, नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल्स पढ़े हैं, उसके टाइप्स पढ़े हैं. We have studied about the different types of natural selection and also their examples. Now अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल. ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल इट वाज एक्चुअली प्रपोज्ड बाय, ये कौन दिए, ये प्रिंसिपल किन्होंने दिया था? दो, देयर वर टू साइंटिस्ट, one scientist, basically they were mathematicians. First is G.H. Hardy, he was an English mathematician, and then W. Weinberg, he was a German physician. In 1908 they have given this principle. ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं प्रिंसिपल में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में. बिफोर वी जस्ट गो टू द मेन पॉइंट्स what we can see on the screen right now, but I need to discuss certain things of this principle in detail before we discuss the main points. ठीक है, so it describes a theoretical situation in which a population is undergoing no evolutionary changes. In fact, it defines the genetic structure of a non-evolving population. क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, हमें क्या पता है कि इवोल्यूशन हमने अभी तक जो पढ़ा, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. और इवोल्यूशन के बहुत सारे देयर आर मेनी रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच द इवोल्यूशन इज happening. Normally what happens, because of certain changes in the environment, because of some adaptation, what happens, the population, a particular population is evolved slowly, right? But यहाँ पे हार्डी-वेनबर्ग क्या कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि किसी एक पॉपुलेशन में जनरेशन से भी, मतलब फॉर जनरेशन देयर मे बी नो एवोल्यूशनरी चेंजेस, देयर मे बी नो एवोल्यूशन, generation to generation the genetic makeup will remain same. कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है उनका किसी भी मतलब कंटिन्यूअसली बहुत सारे जनरेशन में, मतलब कोई भी इवोल्यूशन जो प्रोसेस है, इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है किसी एक पॉपुलेशन में. ठीक है, तो वो किस सिचुएशन में हो सकता है वो हमें यहाँ पे इस प्रिंसिपल में बताया गया है. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे इस प्रिंसिपल में कि कोई पॉपुलेशन इट कैन रिमेन, द जेनेटिक मेकअप कैन रिमेन द सेम फॉर जनरेशंस. ठीक है, जनरेशंस, जेनेटिक जो आपका बेसिक मतलब जो आपका जेनेटिक मेकअप है वो सेम रहेगा और वो चेंज नहीं होगा किसी पॉपुलेशन का. वैसा सिचुएशन अगर है, ठीक है, तो जो आपका पॉपुलेशन जेनेटिक्स या हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल वो फॉलो कर रहा है. ठीक है, अब देखो नॉर्मली हमें पता है कि कभी अगर मतलब म्यूटेशन हो गया, देन आल्सो इट कैन कॉज यू नो चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसीज, राइट? और व्हाट वी कैन से द पर्टिकुलर जेनेटिक मेकअप विल चेंज if there is mutation. But if there is no mutation, then there will be no change in the genetic level. ठीक है, तो उसको हम कैसे कह सकते हैं? The mutations introduce new gene into a species, resulting a change in gene frequencies. So the gene frequency is the frequency with which a particular allele occurs in a population. तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है? हार्डी-वेनबर्ग लॉ सेज relative frequency of allele remain constant from generation to generation in a population where
organisms are sexually reproducing. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है. तो आपको थोड़ा सिंपल, द मोस्ट सिंपलेस्ट वे इफ आई टेल यू, मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमने जैसे अभी देखा पिछले कुछ एग्जांपल्स में कि लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ जिराफ. जिराफ में हमने क्या देखा कि जिराफ जहां पे रहने, मतलब जिराफ के जो एंसेस्टर्स थे, वेयर दे यूज्ड टू लीव, there the plants which are of short height all actually exhausted or dead, or because of some reason they are not able to, they are not available in that area. Only tall trees were available, so they have to take the leaves from the tall trees, right? And for that they are trying it for generation to generation, and because of that demand, their genetic makeup, देखो frequency मतलब कुछ नहीं है. All of you know that a gene is having alternative form and that is called allele. हम पढ़ते हैं ना कि एक मान लो एक जीन में है कैरेक्टर टॉलनेस का, तो उसमें टॉलनेस का एक डोमिनेंट एक एलील होगा और एक रिसेसिव एलील होगा, कैपिटल टी होगा, स्मॉल टी होगा, उसी को हम कहते हैं एलील. तो एलील क्या है? इट इज नथिंग बट ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन. ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है तो एलिलिक लेवल पे या जेनेटिक लेवल पे कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा. जैसा है वैसा ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास हो जाएगा. लेकिन जिराफ के केस में हमने क्या देखा कि ऐसा नहीं है. बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन वो चेंजेस हमें दिखा और जीन का जो फ्रीक्वेंसी है वो बदल गया, एलिलिक जो फ्रीक्वेंसी है वो बदल गया. ठीक है, तो ये नॉर्मली ऐसा ही होता है. लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? जनरेशन टू जनरेशन जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कंटिन्यूसली पास ऑन होता रहेगा विदाउट एनी चेंजेस. समझ में आया? दो कंडीशन है, एक इवोल्यूशन हो सकता है, दूसरा इवोल्यूशन नहीं होगा. अगर इवोल्यूशन हुआ तो क्या होगा? इसका मतलब जेनेटिक लेवल पे चेंजेस आएंगे, जीन के लेवल पे चेंजेस आएंगे, जीन नया जीन ऐड हो जाएगा. ठीक है, और ऐसा नहीं हुआ तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, जैसा ही था वैसा ही रहेगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है, तो यहां पे हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल वही कहता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलील रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन अ पॉपुलेशन वेयर द ऑर्गेनिजम्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग. ठीक है, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होता है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स मींस द स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन. हम जब किसी एक पॉपुलेशन का फ्रीक्वेंसी, जीन का फ्रीक्वेंसी को स्टडी करते हैं, देखते हैं कि जीन का फ्रीक्वेंसी सेम है या बदल गया या बदल रहा है, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है हम उसे स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स. ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए अब हमने क्या देखा कि दो कंडीशन है. पहला कंडीशन है कि जेनेटिक मेकअप या जो जीन लेवल पे चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन होगा या तो नहीं होगा. ठीक है, अब अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होगा तो क्या होगा? वो भी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन उसमें चेंजेस क्या आएंगे? जीन फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा, नया जीन ऐड हो जाएगा, है ना. अब देखो इसमें कंडीशंस है. मतलब देखो नॉर्मली क्या है, हमारा जो हम सबको पता है कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और वो हमेशा चेंज होता रहेगा. आज से 50 साल पहले हमारा एनवायरमेंट का जैसा कंडीशन था, हमारा हैबिटेट जैसा था, वैसा भी नहीं है, और आज से 50 साल बाद भी ऐसा नहीं होने वाला. तो हर दिन, हर महीने, हर साल हमारा एनवायरमेंट बदलता रहता है. तो हमारा एनवायरमेंट जब, जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या हो रहा है? हमारा जो टेम्परेचर है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो टेम्परेचर है दैट इज आल्सो राइजिंग स्लोली, राइट. सो बिकॉज ऑफ दैट आल्सो द एनवायरमेंट इज चेंजिंग. बिकॉज ऑफ a single factor, environmental factor is changing, it affects everything in the world. Because of the temperature is increasing, we can see more number of hurricanes, cyclones. We can see the improper distribution of rain. ठीक है, इससे क्या हो रहा है? डेजर्टेड एरिया में ज्यादा बारिश हो रहा है और जहां पे बारिश हो रहा था वहां पे कम बारिश हो रहा है, वो डेजर्टेड हो रहा है. ठीक है, सो उल्टा हो रहा है. तो इससे क्या हो रहा है? हैबिटेट चेंज हो रहा है, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है. तो वहां पे रहने वाले एनिमल्स जो हैं, हम इंक्लूडिंग अस, वी आल्सो नीड टू अडॉप्ट आवरसेल्फ. तो हमारे बॉडी में भी स्लोली जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है? इवोल्यूशन के द्वारा चेंजेस आ रहे हैं. तो चेंजेस जो है, इवोल्यूशन जो है वो तो होना ही है, लेकिन
ये कब नहीं होगा, ये कंडीशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि यही हमें पढ़ना है। देखो, अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, इफ द पॉपुलेशन इज बिग, ठीक है, मतलब हार्डी वेंडर प्रिंसिपल किसमें कहां पे अप्लाई एप्लीकेबल है वो हमें देखना है, कौन से पॉपुलेशन में। पहला, द पॉपुलेशन शुड बी बिग। मान लेते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन है, ठीक है, इंडिया में जो हमारे जो ह्यूमन बीइंग का पॉपुलेशन है, या मान लेते हैं एक पर्टिकुलर एरिया महाराष्ट्र में, मान लेते हैं जो पॉपुलेशन है, मान लो 8-10 करोड़ लोग रहते हैं, तो इट्स अ वेरी बिग पॉपुलेशन। तो ऐसा बहुत बड़ा पॉपुलेशन होना चाहिए एनिमल का, पहला। दूसरा, ऑर्गेनिज्म शो रैंडम मीटिंग, ठीक है, तो एक दूसरे के साथ रैंडम मीटिंग होना चाहिए, ठीक है, और रिप्रोडक्शन होना चाहिए, और ऑफस्प्रिंग का जो है वो जन्म मतलब जो है उनका जो ऑफस्प्रिंग जो वो बनना चाहिए, ठीक है। सो देयर आर नो म्यूटेशन। थर्ड क्या है, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। इफ म्यूटेशन टेक्स प्लेस देन देयर आर इन बोथ द डायरेक्शन, ठीक है। अगर पहला तो म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो कंटिन्यूअसली बोथ द डायरेक्शन, मतलब आपके हर मतलब इंडिविजुअल को, हर मतलब उस पॉपुलेशन में हर इंडिविजुअल को इक्वली इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 और 3 इंडिविजुअल को, जैसे हमने देखा था इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में, या हमने नॉट इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, स्पेशली हम नेचुरल सिलेक्शन की जब टाइप पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था ना, एक्सट्रीम जो सिलेक्ट हो रहे थे, जैसे सिकल सेल एनीमिया सिलेक्ट हो गए थे, उसके बाद डीडीटी रेजिस्टेंट मस्कीटो, वैसा नहीं, ठीक है। मतलब बाई डायरेक्शन होना चाहिए, बोथ डायरेक्शन, मतलब जो नॉर्मल दूसरे जो एनिमल्स है उस पॉपुलेशन में उनको भी इफेक्ट नहीं करना चाहिए, और जो थोड़ा अडेप्टेड है उनको भी इफेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब म्यूटेशन ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि अगर थोड़ा सा एनवायरमेंटल चेंजेस हुआ तो कोई एक पर्टिकुलर number of animal of a particular population will be selected and rest will be rest will die, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर नहीं होगा, ठीक है। म्यूटेशन अगर होगा या चेंजेस आएंगे, वेरिएशन अगर होगा, तो पूरे पॉपुलेशन में मैक्सिमम वो सेम होना चाहिए, ठीक है। सो देयर आर, पहला तो म्यूटेशन होना नहीं चाहिए, अगर होगा तो बोथ द डायरेक्शन होना चाहिए। Number 4, all the organisms survive and have uniform reproductive potential, ठीक है। और क्या होना चाहिए, all the organisms should survive, पूरे पॉपुलेशन का जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो सब सर्वाइव होना चाहिए, कोई भी कंडीशन हो, एंड दे मस्ट हैव यूनिफॉर्म रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, एंड सब में रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सम पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन लॉस्ट द रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे पॉपुलेशन को सर्वाइव करना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सारे के सारे जो आपके पॉपुलेशन में जितने इंडिविजुअल है पूरे, they all must have the reproductive potential, ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट है जो मैं बताना चाहूंगा, आप लिख लीजिए इसको, 5th पॉइंट। बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस कंडीशन, और भी क्या पॉइंट होगा, उसको बोलते हैं नो नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर। नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर नहीं होना चाहिए। जैसा हमने देखा था ना कि मस्कुइटो के केस में, सिकल सेल एनीमिया के केस में एक्सट्रीम जो है वो सिलेक्ट हो रहे थे, तो ऐसा नेचुरल सिलेक्शन का प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सारे 5 के 5 कंडीशन अगर कोई पॉपुलेशन में फुलफिल होता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वहां पे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। इसका मतलब है वो पॉपुलेशन में कोई भी जो उसकी जो जेनेटिक जीन फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप ले लेते हैं, मान लीजिए कि एग्जांपल ऑफ wildebeest. Wildebeest are it's a type of animal what we can see most of the in African continent, and their population is very big. इनका population बहुत बड़ा होता है, and they are migrating from one place to another place continuously, ठीक है। तो ये जो wildebeest होते हैं, they are herbivores and they will migrate from one place to another place in African continent, and their population is huge, ठीक है। तो इनके केस में ज्यादा चेंजेस इनमें कुछ आता नहीं है, इनमें इनका जो जेनेटिक मेकअप है या जीन फ्रीक्वेंसी है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कंटिन्यूसली सेम रहता है, कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पे मतलब हमने क्या सीखा
कि हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल फॉलो तभी होगा जब ये 5 कंडीशन फुलफिल होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। See, according to Hardy-Weinberg principle, the gene frequency will remain constant if all above 5 conditions are met. तो हमने क्या डिस्कस किया, जो 5 कंडीशन में डिस्कस किया, 5वां भी आप लिख लेना, वहां पे मैंने लिखा नहीं था, सो यू प्लीज राइट डाउन दैट एज वेल। नेचुरल सिलेक्शन का प्रेशर नहीं होना चाहिए, नो नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर। ठीक है, तो जाके ये 5 कंडीशन अगर फुलफिल होता है किसी पॉपुलेशन में, देन ओनली देन the population will follow the Hardy-Weinberg principle। अब ये है थोड़ा सा इसको इक्वेशन में समझते हैं। तो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम कि P and Q। ठीक है, सो अगर कोई डिप्लॉयड है मतलब नॉर्मली एनिमल, तो P and Q रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलील कैपिटल A एंड कैपिटल स्मॉल a। ठीक है, तो अगर 2n है, डिप्लॉयड है, तो नॉर्मली तो डिप्लॉयड ही होते हैं, तो उसमें क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी है एलील, तो हमने बात किया था ना कि एलील का, एलील मतलब क्या है, इट्स अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन। तो एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा, तो हमने ए मतलब कैपिटल ए को मान लिया है डोमिनेंट, और एक दूसरा है स्मॉल ए जिसको हमने मान लिया है रिसेसिव। ठीक है, तो देन हम मान लेते हैं कोई एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है, सॉरी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन विल बी p स्क्वायर। ऐसे ही होगा ना। कंडीशन क्या हो सकते हैं, अभी एलील है, हमने बात क्या किया था, अभी एलील है तो उसका अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, मान लो कि ए है, कैपिटल ए है और स्मॉल ए है, तो अब इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है, दोनों ही कैपिटल ए हो सकते हैं। यहाँ आपको पता है, आपने पढ़ा है, इसका थोड़ा आइडिया आपको पिछले क्लासेस में, लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा आपने। अच्छा, और क्या हो सकता है, दोनों ही रिसेसिव हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, एक डोमिनेंट और ये पहला वाला जो कंडीशन वो हो सकता है। तो हमने वो सारा कंडीशन यहाँ पे लिखा है। देखिए, पहला हमने ये मान लिया कि A इज इक्वल्स टू P एंड स्मॉल a इज इक्वल्स टू Q। तो अगर कैपिटल A है तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया, तो फिर क्या होगा, अगर हम इक्वेशन में देखेंगे तो P इंटू P, तो क्या होगा P स्क्वायर। वैसे अगर रिसेसिव होगा स्मॉल a तो क्या हो जाएगा, Q इंटू Q हो जाएगा Q स्क्वायर। और अगर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है तो कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम दोनों इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2pq मिलेगा। ठीक है, 2pq मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को अगर हम मतलब इसको एक टोटल मतलब ऐसे मतलब हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे जो मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू ऑलवेज 1। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में। Now the frequency of capital A individuals in a population is p square, हमने वो देखा है ना। तो प्रोबेबिलिटीज क्या है, प्रोबेबिलिटीज ये है कि अगर आप इसको बाइनोमियल मतलब इक्वेशन अगर देखते हैं तो p प्लस क्यू होल स्क्वायर, तो इसको अगर खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq which is always equals to 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, it is possible to calculate all the allele and genotype frequency using the expansion allele frequency, that is p plus q equal to 1। ठीक है, and the genotype frequency is p square plus 2pq plus q square equal to 1। ठीक है, तो हमेशा ये जो 5 कंडीशन अगर फॉलो होगा तो जो इक्वेशन है हार्डी-वेनबर्ग जो इक्वेशन हमने अभी देखा, ये भी फॉलो होगा, इसका टोटल जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू 1, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो हम लास्ट में एक न्यूमेरिकल देखेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, नाउ मतलब क्या है कि अगर आपके पास वैल्यूज दिए हुए हैं जीन फ्रीक्वेंसी का, मान लो कि p आपके पास p और q का वैल्यू है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर उसका वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दें, अगर हम यहाँ पे एग्जाम में ऐसे ही आता है, आपको एग्जाम में क्या होगा, दे विल गिव यू द वैल्यू ऑफ p एंड q, so what you have to do, you have to equate, you have to put the value of the p and q and calculate, and if the value is coming equal to 1, that means there is no change in the frequency of the
frequency in the frequency of genes in that particular population हमेशा 1 आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ इसका मतलब है जो फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंजेस आ चुके हैं, मतलब एडेप्टेशन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो मतलब ये जो सिचुएशन हमने देखा मतलब इवोल्यूशन का या फिर हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल का, इसके देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। मतलब पहला क्या है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, क्या क्या कंडीशन में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा? देयर आर 5 कंडीशन where the equilibrium or there will be no change in the genetic gene frequency, that is called the equilibrium, that is your p square plus 2pq plus q square equal to 1। और ये फ्रीक्वेंसी जो है, इक्विलिब्रियम जो है डिस्टर्ब हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स है आपको भी पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, उसको फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन हो गया तो फिर जीन फ्रीक्वेंसी बदल जाएंगे, नया जीन ऐड हो जाएगा, है ना। तो उस समय जो होगा, जो इक्विलिब्रियम जो है हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल से हमने देखा, वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा क्या है, रिकॉम्बिनेशन। ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर मियोसिस जब होता है, आपने पढ़ा होगा सेल साइकिल में, तो वहां पे चाइस्मा फॉर्म होता है दोनों बिटवीन द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, एंड देन व्हाट हैपेंस, देयर विल बी जेनेटिक एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन दिस टू क्रोमोसोम आर्म्स, एंड दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो अगर क्रॉसिंग ओवर होगा उसमें भी चांसेस है कि ये जो इक्विलिब्रियम है इसको डिस्टर्ब कर दे, जीन फ्रीक्वेंसी बदल सकता है ना। नेक्स्ट इज जीन माइग्रेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ सम जीन और एलील फ्रॉम अ पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब किसी एक पॉपुलेशन से कुछ जीन जो है अगर मूव करते हैं, एलील जो मूव कर जाते हैं किसी और पॉपुलेशन में, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं जीन माइग्रेशन। दो तरह का होता है, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट हम बात करेंगे एमिग्रेशन। एमिग्रेशन मतलब मूविंग आउट, इमिग्रेशन मतलब मूविंग इन। अगर पॉपुलेशन से जीन जो है ये एलील का फॉर्म जो है वो बाहर चला जाता है, किसी दूसरे पॉपुलेशन में चला जाता है, तो उसे बोलते हैं एमिग्रेशन। और किसी दूसरे पॉपुलेशन से हमारे पॉपुलेशन मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में वो आ जाता है, तो उसे कहते हैं इमिग्रेशन। ठीक है, नाउ in the migration, if the migration is very small in number, then it is not going to affect the frequency। अब ये जो जीन माइग्रेशन हो रहा है, मतलब इसी एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग और बिकॉज ऑफ द क्रॉस मूव कर रहा है जीन, अगर इसका नंबर बहुत ही मिनिमम है तो फिर जीन फ्रीक्वेंसी में ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, और जो इक्विलिब्रियम है, जो हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल है, वो फॉलो होता ही रहेगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ जीन विच इज एक्चुअली ट्रांसफरिंग और माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन, इफ इट मूव्स देन इट कैन इफेक्ट द एंटायर पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम, और इट कैन एज अ रिजल्ट द हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल विल नॉट फॉलो इन दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट में होता क्या है, by chance if some alleles are eliminated from the population, कुछ समय क्या होता है, कुछ एलील जो है पॉपुलेशन के जो जेनेटिक मटेरियल है उससे डिलीट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, कंप्लीटली वैनिश हो जाता है। ऐसा अगर होता है तो हम उसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, और ये जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है ना, ये तभी होता है जब पॉपुलेशन बहुत छोटा होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट is actually most of the time it is applicable to a population which is small in structure, small actually। ठीक है, और ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, it work on founder effect। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या करता है, ये फाउंडर इफेक्ट के ऊपर, because of the founder effect it works। ठीक है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा एक्टिविटी हम देखेंगे यहाँ पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक बॉटल है, उस बॉटल के अंदर डिफरेंट कलर्स के मार्बल्स हैं। Now all the different types of different colors of the marbles representing different types of individuals of a particular population। तो मान लीजिए कि अगर मैं इस बॉटल को अचानक से पलट दूं तो फिर क्या हो सकता है, कुछ भी कोई भी जो इंडिविजुअल है, रेड कलर का, ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, कोई भी मार्बल्स इसमें बाहर आ सकता है, कुछ हमें नहीं पता। ठीक है, तो जो भी कलर के मार्बल्स बाहर आएंगे, सो वो क्या होगा, वो
अलग हो जाएगा मेन पॉपुलेशन से। इसका मतलब ये है, यहाँ पे होता क्या है, बिकॉज एक्चुअली यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ना थोड़ा सा एक्टिविटीज, इसका मतलब ये है बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज ऑफ सम फिजिकल बैरियर, जियोग्राफिकल बैरियर, कुछ इंडिविजुअल हैं जो किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। और अलग होने के बाद क्या होगा, बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द मेन पॉपुलेशन एंड द सेपरेटेड पॉपुलेशन, आइसोलेटेड पॉपुलेशन, or sorry, the isolated individual from the population. As a result, the isolated individuals, they will grow in their own, on their own, and they will survive in that environment for very long, and generation to generation they will evolve slowly, and one day they will evolve as a completely separate species. Okay, because of the environmental condition, because of the geographical barriers, there is no connection between the main population. Then the individual, what they will do, they will evolve according to themselves, according to that particular environment where they are living, and slowly from generation to generation they will evolve as a new species, and that species will be different from the species from where they have separated. अब यहाँ पे फाउंडर इफेक्ट मतलब क्या है, जो इंडिविजुअल फर्स्ट टाइम सेपरेट हो गए थे, they founded the, like they were actually the founder for they were the founder for no, they were the founder population for the new species, इसीलिए हम उसे कहते हैं, और बोल सकते हैं they are the founder member of the new species, and this is called founder effect. ठीक है, समझ में आया ना फाउंडर इफेक्ट कौन है, जो इंडिविजुअल पहले सेपरेट हो जाते हैं और फर्स्ट टाइम जो कि ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन का, उन्हीं को हम कहते हैं फाउंडर मेंबर्स, और इस इफेक्ट कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, सो इस पे क्या हुआ, पूरा जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये एग्जांपल है जेनेटिक ड्रिफ्ट का। ठीक है, the same thing I have written here as well. You can see the bottle with the narrow neck which have colorful pebbles inside it. If we keep it up down, some pebbles will come out, and if you consider that in some way, as aforesaid, some individuals of the population get separated, right? तो कुछ इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन के वो सेपरेट हो जाएंगे, then they will grow and survive in that habitat separately, and finally a complete population will form, or separated population will form. And some individual who started the process are known as founder members, and this effect is known as founder effect. So these are the factors which can affect the Hardy-Weinberg principle, and because of these factors there is a probability that the equilibrium in the population can get disturbed. ठीक है ना? So these are the factors because of which the population frequency or the equilibrium of a particular population will get disturbed, right? Now, अभी मैंने आपको कहा था कि we'll see a small numerical. So यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। Now they have asked MN system of the blood group, the frequency of M is 0.7, ये 0.7 है, ध्यान देना। दूसरा है N is equals to 0.3. Now what would be the frequency of heterozygous individual in a population? ठीक है, तो अगर हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल होगा तो उसका उस पॉपुलेशन में व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, राइट? तो यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करोगे आप तो आपको क्या मिलने वाला है, देख लीजिए। m मतलब यहाँ पे p है और n मतलब है q, तो 0.7 अगर आप करोगे तो क्या आएगा, यू कैन जस्ट पुट इट बाय योरसेल्फ, जस्ट ट्राई इट। अगर 0.3 होगा फिर आपका 42, so 0.42, यहाँ पे 49, then 9. So please check if you add all that, is it coming is it coming equals to 1 or not? Let's check it. Okay, so if it is coming equals to 1, then that means it is there is no change in the frequency, right?
और अगर चेंजेस 1 से ज्यादा या 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब है देयर इज अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, राइट? So you can try this numerical, and if you have any query you can ask me. Now next we'll talk about speciation. अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे स्पीसिएशन के बारे में। देखो स्पीसिएशन जो है वो क्या होता है? स्पीसिएशन मतलब होता है नया स्पीसीज मतलब बनना, ठीक है? स्पीसिएशन मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, राइट? सो न्यू स्पीसीज जो है जो बनेगा उसको हम बोलते हैं स्पीसिएशन, राइट? अच्छा, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। अगर यहाँ पे वैल्यू आप पुट करोगे तो देखना 0.7 जो होगा, यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो 49 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो 9 हो जाएगा, 0.9 या 0.49 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप 0.7 0.9 0.3 यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपको 0.42 मिल जाएगा। तो सबको अगर आप जोड़ोगे तो आपको ऑलमोस्ट 1 मिलेगा, ठीक है? तो अगर 1 मिलेगा इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं आया, लेकिन अगर 1 नहीं मिलेगा तो फिर चेंजेस आ सकता है, ठीक है? और यहाँ पे अगर आपको पता करना है कि हेटेरोजाइगस जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, तो बस आप इसको ऐड कर दो। ये तो हेटेरोजाइगस है ना, हमने देखा था ना ये। सो दिस इज हेटेरोजाइगस टू PQ, तो वहां पे आपको हेटेरोजाइगस जो फ्रीक्वेंसी उसका वैल्यू भी मिल जाएगा, जो कि कितना है? 0.42 है, ठीक है? लेकिन टोटल जो पॉपुलेशन का फ्रीक्वेंसी है वो बदलना नहीं चाहिए, तो आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो। यहाँ पे वैल्यू जो है इट विल बिकम इक्वल्स टू 1 only, right? Fine, I hope you can do it. Now it is a process. Speciation is a process by which a new species are formed. Speciation क्या है? It is a process by which a new species are formed. नया species बनने का जो process है उसे हम कहते हैं speciation, and you know, like say the speciation can happen basically by 2 methods, ठीक है? नया species बनने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला gradual process which is a long term process, and second is abrupt process which can happen suddenly, ठीक है? तो पहला बात करेंगे हम gradual process के बारे में। Gradual process are again divided into 2. One is allotropic, another one is a sympatric. So not allotropic, allopatric and sympatric. Allopatric speciation means in this case, or in case of allopatric speciation, the new species develop from the same original species due to some geographical barriers. Example, Darwin finches. तो allopatric जो speciation है, इस situation में जो नया species बनता है वो कैसे बनता है? It is by, or it is because of because of the geographical barriers. Geographical barriers रहते हैं, इसीलिए इस तरह का जो स्पीसीज है इसका डेवलपमेंट होता है। जैसे हमने देखा था ना डार्विन फिंचेस में, देयर आर 20 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द डार्विन फिंचेस। दे हैव डेवलप्ड देयर बीक शेप एंड साइज डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट, बिकॉज दे वर सेपरेटेड इन डिफरेंट आइलैंड्स। सो दे वर जियोग्राफिकली सेपरेटेड इन डिफरेंट आइलैंड्स, and they have evolved themselves differently into different species, and that is an example of allopatric speciation, where because of some geographical barriers the species develop and the new species develop, right? Next is sympatric speciation. Example है pig frog, then gopher frog. These are the example: pig frog, gopher frog. Both of them originate from one species. ये दोनों ही जो frog है ये single species से origin हुआ है, and this development takes place in the same geographical area. अब यहाँ पे interesting चीज ये है कि दोनों ही जो frog हमने अभी पढ़ा, अभी देखा हमने, they have evolved from the same species. पहला तो ये they have evolved from the same species. and interesting चीज क्या है, हमने पहली बार हमने allopatric में क्या देखा कि अलग situation है, geographical barriers है, because of that
these species they have developed, evolved differently, separately, but यहाँ पे geographical barriers नहीं है, same geographical area में ही दोनों species अलग अलग species का development हो गया। ऐसा अगर है तो हम कहते हैं sympatric, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? देखो geographical area तो same है, लेकिन difference क्या है? They have different ecological nicks, ठीक है। तो उनका जो ecological nick है, I believe you have studied in the ecosystem already, so you know what are nicks, ecological nicks। तो निक्स में इकोलॉजिकल निक जो इनका वो अलग अलग है, इकोलॉजिकल जो सिनेरियो है वो अलग है, लेकिन ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो सेम है। तो ऐसे सिचुएशन में भी जो स्पीसीज है, इकोलॉजिकल जो निक है, इकोलॉजिकल जो सिचुएशन है वो अलग अलग अगर है, तब भी जो स्पीसीज है, एक सिंगल स्पीसीज से दो अलग अलग स्पीसीज भी बन सकते हैं, राइट। ये पहला एग्जाम्पल था जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट, दैट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, दैट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। अब ग्रेजुअल प्रोसेस मतलब क्या है? स्पीसीज बनने के लिए बहुत समय लगेगा, नया स्पीसीज बनने के लिए इट विल टेक जनरेशंस टू फॉर्म अ न्यू स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट क्या मेथड है स्पीसिएशन का? एब्रप्ट हमने पहले पढ़ा, या सडन, SUDDEN लिखा यहाँ पे, सडन स्पीसिएशन। अब सडन जो चेंजेस आ जाता है स्पीसीज में, नया स्पीसीज बन जाता है, या जो सडन एब्रप्ट जो मेथड है वो कैसे होता है? Because of two reasons, because of two ways, there are two types of abrupts को भी पहले फिर दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है म्यूटेशन। देखो म्यूटेशन अगर होगा तो ऑब्वियसली यही है कि अगर जीन फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा, म्यूटेशन से अगर नया जीन आ जाता है या कोई जीन डिलीट हो जाता है तो फिर क्या होगा? नया स्पीसीज बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो म्यूटेशन इज वन ऑफ द रीजन, राइट। सेकेंड इज हाइब्रिडाइजेशन। एक तो म्यूटेशन हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, ठीक है। हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। पहला म्यूटेशन के बारे में बात करते हैं। देखो म्यूटेशन होगा मतलब कोई एक पर्टिकुलर फिजिकल फैक्टर्स या किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए क्या हो सकता है कि जीन जो फ्रीक्वेंसी है या जेनेटिक लेवल पे जीन जो है वो बदल सकता है। अगर जीन बदल गया, जेनेटिक लेवल पे फ्रीक्वेंसी बदल गए, तो फिर क्या होगा? स्पीसीज जो है वो भी बदल जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ना कि जीन एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में माइग्रेट कर सकता है, इमिग्रेशन हो सकता है, इमिग्रेशन हो सकता है, तब भी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकता है। तो देयर आर मेनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट condition because of which there is a sudden speciation can be seen or abrupt speciation can be seen, that is your mutation, ठीक है। next is hybridization। देखो हाइब्रिडाइजेशन मतलब आपने अपने लोअर क्लास में पढ़ा है, आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्सिंग ऑफ और लाइक क्रॉसिंग ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल टू गेट अ न्यू स्पीसीज। तो वो दो अलग अलग स्पीसीज को हम क्रॉस करके हम नया स्पीसीज डेवलप करते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक बहुत ही सिंपल एक जनरल एग्जांपल आपको बताता हूँ जो मैंने पहले भी बताया होगा। जैसे कि शुगर केन है, मान लीजिए उसमें एक शुगर केन है जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज वेरी गुड, यू नो हैविंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लाइक गुड डिजीज रेजिस्टेंट, बट the shape and the size of that particular sugar cane is not that great and economically is not that important, it's not that good, थिक भी नहीं है ज्यादा, थोड़ा लंबा भी नहीं है ज्यादा, ठीक है। लेकिन दूसरा हमने देखा एक स्पीसीज जिसमें क्या है जो मतलब डिजीज रेजिस्टेंट तो नहीं है, लेकिन जो उसका इकोनॉमिक वैल्यू है, मतलब उसका थिकनेस, उसका जो हाइट वो बहुत अच्छा है। तो हमने क्या कर दिया, वो दोनों को क्रॉस करवा दिया, तो हमें एक नया स्पीसीज मिल गया। इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। वही हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। राफिनो सैटिवस, ठीक है। तो हम जो राफिनो ब्रासिका है, इसका जो फॉर्मेशन है वो कैसे है हुआ हम यहाँ पे देखेंगे। तो दो अलग जो स्पीसीज है हमने उसको क्रॉस करवा दिया, एक है राफिनो सैटिवस, दूसरा है ब्रासिका ओलेरियासी, ठीक है, ओलेरियासी, ब्रासिका ओलेरियासी एंड राफिनो सैटिवस। तो दोनों ही 2n है, डिप्लॉयड है, और उनका जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 18 है। तो जब गैमेट बनेगा तो दोनों क्या हो जाएंगे? हैप्लॉयड हो जाएंगे, 9 हो जाएगा। और जब दोनों एक साथ मतलब हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं जब
दोनों फ्यूज होंगे तो फिर क्या मिलेगा हमें वापस 2n क्रोमोसोम मिलेगा, जिसमें नंबर कितना होगा 18। और हमें पता है जो क्रोमोसोम क्या है वो डबलिंग होता है, जब क्रोमोसोम डबलिंग होगा तो हमें क्या फाइनली मिलेगा 36, दैट इज योर 4n नंबर। 36 हमें मिल जाएगा क्रोमोसोम नंबर होगा, और कि टोटल कितना हो जाएगा 4n। ठीक है, दिस इज एक्चुअली रफेनो ब्रासिका, यही हमारा स्पीसीज जो हमें चाहिए था। तो ये नया स्पीसीज बन गया, दो अलग अलग स्पीसीज को हमने जब हाइब्रिडाइज करवाया तो हमें एक नया स्पीसीज मिल गया, दैट इज योर रफेनो ब्रासिका। ठीक है, उसी तरह से अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम ये कैसे बना, इसमें भी हमने क्या कर दिया, दो अलग अलग स्पीसीज को हमने क्रॉस करवा दिया, हाइब्रिडाइज करवा दिया। पहला क्या है, ट्रिटिकम मोनोकोएकम, और दूसरा है एजिलोप्स स्पेक्टिडोइड और स्पीसीटोइडा। ठीक है, तो इन दोनों का भी क्रॉस करवाया तो दोनों ही हैप्लॉइड है, दोनों का क्रोमोसोम नंबर हमें पता है 14 है। तो जब गैमेट बनेगा तो दोनों हैप्लॉइड हो जाएंगे 7-7। तो जब टोटल जाइगोट बनेगा तो हमें क्या मिलेगा 14, and after the final doubling with the from it will be 4n and we'll get 28 chromosome, and that is your triticum durum। ठीक है, अभी ट्रिटिकम डूरम हमें मिल गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी तक हमें 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 अभी तक हमें अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट डिजायर्ड स्पीसीज नहीं मिला है। अभी ट्रिटिकम डूरम जो है इसको हम फिर से किससे के साथ क्रॉस करवाएंगे, हाइब्रिडाइज करवाएंगे, दैट इज योर एजिलोप्स स्क्वेरोसा। स्क्वेरोसा जो स्पीसीज है इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फिर से। अब देखो ट्रिटिकम डूरम जो है इसका तो इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो तो 4n है, दैट इज 28, और एजिलोप्स जो है उसका है 2n, दैट इज 14। तो जब डूरम का गैमेट बनेगा तो वो 2n हो जाएगा, 14 नंबर हो जाएगा, और एजिलोप्स का हो जाएगा 7, और जाइगोट बनेगा तो 3n हो जाएगा, दैट इज 21। एंड जब ये डबलिंग होगा तो हमें क्या मिलेगा 6n, दैट इज इक्वल्स टू क्रोमोसोम डबलिंग के बाद हमें क्या मिलेगा 6n इज इक्वल्स टू 42, and that is your Triticum aestivum, and this is the new species form which is used presently। ठीक है, तो this is the new species what we got by hybridization। ठीक है, so this is the Triticum aestivum। आप सबको पता है Triticum aestivum के बारे में, and that we are using in the present day also। ठीक है, so this is the way by which we can get a new species, that is your hybridization। Right. Next, now the role of reproductive isolation in speciation। So reproductive isolation speciation में और एक फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, that is your reproductive isolation is also one of the factor or one of the important factor, that's why we have to discuss that as well। That is the role of reproductive isolation in speciation। ठीक है, so it takes distinctive characters, it also result in accumulation of variation। ठीक है, इससे क्या होगा कि distinctive character डेवलप हो सकते हैं, और क्या होगा कि it can also result in the accumulation of variation, इससे variation भी हो सकता है। ठीक है, so दो तरह से ये reproductive isolation को हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पहला है प्री मेटिंग reproductive isolation, then post mating reproductive isolation। ठीक है, प्री मेटिंग मतलब बिफोर मेटिंग, पोस्ट मेटिंग मतलब आफ्टर मेटिंग, राइट। तो उसमें एक एक करके हम देखेंगे दोनों में क्या क्या फैक्टर्स है और दोनों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है प्री मेटिंग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, प्री मेटिंग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में क्या होगा, जियोग्राफिकल बैरियर हो सकता है, देन बिकॉज ऑफ द सीजनल लाइक फोटो पीरियड्स, देन डिफरेंट हैबिटेट्स, और क्या हो सकता है फिजियोलॉजिकल रीजन भी हो सकता है, मैकेनिकल डिफरेंसेस हो सकता है, जेनेटिक डिफरेंसेस हो सकता है, दैट इज क्रोमोसोमल इनकॉम्पैटिबिलिटी हो सकता है, बिहेवियरल और इथोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकता है। ये सारा जो इफेक्ट है, ये जो सारे फैक्टर्स है ये इफेक्ट करते हैं आपके विच एक्चुअली रिजल्ट इन द प्री मेटिंग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। एक तो ज्योग्राफिकल बैरियर है इसलिए सेपरेट रह सकते हैं, दूसरा है सीजनल प्रॉब्लम हो सकता है, फोटो पीरियड्स के लिए ऐसा हो सकता है। देखो ऐसा है कि हम लोग हमारे जितने भी एनिमल्स हैं they are active in a particular time period, photo period, so it can also vary from a particular population or particular animal to another particular animal।
ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो दे कैन बी सेपरेटेड और आइसोलेटेड रिप्रोडक्टिवली, ठीक है. Then different habitat, some animals are living in some habitat and other animals are living in some other habitat. So because of the habitat changes, because of the different habitat, the animals are not comfortable with the new habitat, so that's why they are not interested to, or they are actually not migrating from one habitat to another habitat easily, right? Because it is not convenient for them for survival. Next, physiological reason. Now there are, because all these factors are also leading to the leads to the effect on the physiological reasons, where the animals have its own body mechanism, own way of living, so which can also separate them. Because of their physiological activities, they can also get separated reproductively. Okay. Next, mechanical differences, right? Then next है genetic differences और chromosomal incompatibility, ठीक है. So normally what happens, हमने देखा था कि chromosomal incompatibility मतलब जैसे कि एक दूसरा स्पीसीज है और ये मतलब एक स्पीसीज है A, दूसरा स्पीसीज है B, तो दोनों अलग अलग स्पीसीज है, तो मान लीजिए दोनों के बीच में अगर रिप्रोडक्शन हुआ तो भी क्या होता है कि अलग स्पीसीज का जो स्पर्म है, इट विल बी रिजेक्टेड बाय द womb of the another species. So as a result, the zygote will not form, and even some cases the zygote are forming, then it will not going to survive. So that is called chromosomal incompatibility. ठीक है. और क्या होता है इथोलॉजिकल, मतलब होता है बिहेवियरल चेंजेस, ठीक है. अब देखो, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए कि हम अपने आप जिस नेचर के हो, आप वैसे ही लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करोगे, आप वैसे ही दोस्त बनाओगे, है ना. तो आपका बिहेवियर जैसा है, आप वैसे बिहेव करने वाले लोगों के साथ ही ज्यादा आपका जमता है, आपका ज्यादा बॉन्डिंग ज्यादा अच्छा होगा. वैसे एनिमल्स में भी उनका बिहेव के हिसाब से भी, बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियरल इथोलॉजिकल पैटर्न्स, दे ऑल्सो चूज देयर इंडिविजुअल पार्टनर्स, ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. These are all the factors what we have. These are the factors which coming under pre-mating reproductive isolation. These are coming under pre-mating reproductive isolation. Next, post-mating reproductive isolation. ठीक है. So post-mating reproductive isolation we'll discuss now one by one. Next is गैमेटिक मोटालिटी, जाइगोट मोटालिटी, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात किया, वो यहाँ पे हम डिटेल में बारे पढ़ेंगे कि देखिए ऐसा होता है कि दोनों इंडिविजुअल एनिमल्स को हमने या दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन करने के लिए मतलब रिप्रोडक्शन हो गया, तो फिर क्या होगा, गैमेट जो है वो मेल एंड फीमेल गैमेट वो फ्यूज होंगे, है ना. लेकिन क्या होता है, बिकॉज ऑफ अदर स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज, दिस विल बी रिजेक्टेड, वन गैमेट विल बी रिजेक्टेड बाय द अदर वन. एज ए रिजल्ट जो गैमेट्स है इट विल डाई, ठीक है. ये तो पहला चीज है. दूसरा है कि ड्यूरिंग द बेसिकली क्या है कि एक स्पीसीज का जो गैमेट है वो दूसरे स्पीसीज रिजेक्ट कर सकता है, एंड बिकॉज ऑफ द गैमेट विल डाई, दैट इज कॉल्ड गैमेटिक मोटिलिटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैन बी सीन. नेक्स्ट, जाइगोट मोटिलिटी. मान लेते हैं कि दोनों जो मेल एंड फीमेल गैमेट है वो फ्यूज भी हो जाता है और जाइगोट भी बन जाता है, लेकिन फिर भी जाइगोट जो है वो सरवाइव नहीं करेगा, क्योंकि दोनों स्पीसीज के जो क्रोमोसोमल या जो जेनेटिक मेकअप है, जो टोटल स्ट्रक्चर है, वो अलग अलग है, स्पीसीज जो बिल्कुल अलग है, इसीलिए वो जाइगोट जो है वो भी सरवाइव नहीं करेगा, ठीक है. नेक्स्ट इज हाइब्रिड स्टेरिलिटी, ठीक है. हाइब्रिड स्टेरिलिटी. अब देखो, जो हाइब्रिड होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं मोल का, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, तो वो तो स्टेराइल हो जाते हैं. तो जब वो स्टेराइल हो जाएंगे तो फिर फर्दर कोई डेवलपमेंट, फर्दर जो है पर्टिकुलर जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो नया स्पीसीज बना, उसका जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मली नहीं हो पाएगा, है ना. So that is also one of the reason of factors what we can discuss under the post mating reproductive isolation, ठीक है. देखो, हमने यहाँ पे दो चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. एक तो है जब दो इंडिविजुअल एनिमल्स है, दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स है, दो अलग अलग स्पीसीज की
अगर वो रिप्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो अलग अलग कंडीशन में डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो किस कारण से वो आइसोलेट रहते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। अगर मान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन हो गया तब भी क्या होगा, तब भी आइसोलेशन है, इसीलिए तो हम कहते हैं ना इसको रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मतलब जो नया स्पीसीज बना वो फर्दर डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मोल जो बना है, मोल जो है नया स्पीसीज है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता क्योंकि स्टेराइल होता है। ठीक है। और क्या है, हाइब्रिड मोर्टालिटी, स्टेरिलिटी हो गया मोर्टालिटी। मोर्टालिटी मतलब सरवाइव नहीं कर पाता है, मतलब दोनों अलग अलग स्पीसीज को अगर हमने कंबाइन कर दिया, उससे जो हमें नया स्पीसीज मिला, क्या हो सकता है, एक तो वो स्टेराइल हो सकता है जैसे मोल का एग्जाम्पल है, दूसरा क्या है हाइब्रिड जो होगा वो मोर्टालिटी, मतलब वो मर जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाता है ज्यादा दिन। इसीलिए हम जो नया हर केस में हमेशा हम नया स्पीसीज जो है डेवलप करके उसको वायबल नहीं कर सकते, कि वो सरवाइव करेगा या नहीं करेगा हमें नहीं पता। मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है क्या कि वो सरवाइव नहीं करते हैं, वो दे यूज्ड टू डाई। ठीक है। सो एग्जांपल देख लो, लायन और टाइगर का क्रॉस करके हमें जो मिला हाइब्रिड बोलते हैं लाइगर। वैसे टाइगर और लायनेस को हमने क्रॉस करवाया तो हमें मिला टिगॉन। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि ये जो लाइगर और टिगॉन है दे आर फर्टाइल, दे कैन अगेन reproduce, so that is one example and exception, right? So by this we have discussed the speciation also. So these are the different factors what we have discussed which affect in case of abrupt speciation. There are two types of speciation. तो हमने abrupt और जो long term जो process है जिसको हम बोलते हैं एलोपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक हमने पढ़ा था। ठीक है। तो उसमें हमने देखा कि दो तरह से हो सकता है, एक होता है आपका एब्रप्ट और दूसरा होता है ग्रेजुअल। तो ग्रेजुअल में हमने पढ़ा था एलोपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक, एंड एब्रप्ट में हमने क्या पढ़ा कि म्यूटेशन हो सकता है या फिर हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है। और हमने क्या पढ़ा कि देयर आर रिप्रोडक्शन रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज आल्सो देयर इन स्पेसिएशन। ठीक है। तो नया स्पीसीज बनने के लिए जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है दैट इज आल्सो हैविंग सम रोल। तो उसमें क्या रोल है हमने वो डिस्कस यहाँ पे किया। ठीक है। सो बाय दिस वी हैव फिनिश्ड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड ओनली वन lecture is enough. Maybe that lecture will be smaller and the next video lecture will be maybe small. It will be short lecture. Then we will finish and we will discuss the evolutionary geological time scale. We'll have a brief discussion. आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर हम एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे प्लांट एंड एनिमल इवोल्यूशन के ऊपर। एक छोटा सा डिस्कशन, हमें ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में उतना डिटेल में नहीं है, हमें जस्ट एक ब्रीफ आइडिया लेना है तो हम वो पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट we'll study about the evolution of human evolution in detail. Then this chapter will be closed. Till then, take care, be safe, stay at home. Bye.